Hello, my dear student. Once again, welcome back to A Square Academy. Today, we are going to start our fresh topic that is organic chemistry. अगर मैं बच्चे ऐसे बात करूं कि केमिस्ट्री हम लोग तीन पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि ये न्यूमेरिकल का पार्ट है। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें इन्फॉर्मेशन बेस्ड होती है, लोग कहते हैं उसको याद रखना पड़ता है। और थर्ड हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग रिएक्शन वगैरह की बात करते हैं। फिजिकल आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, कुछ टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है, कुछ टॉपिक आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इनऑर्गेनिक में भी आपने कुछ टॉपिक देखा होगा। आज हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये कंप्लीट 11th 12th टॉपिक से कोरिलेटेड टॉपिक है। इसमें हम लोग अगर बात करूं 11th एंड 12th का मिक्स्ड सिलेबस है। कुछ इनिशियल पार्ट यहाँ 11th के बुक में 11th के सिलेबस में आपको मिलेंगे और कुछ पार्ट हम लोग 12th के सिलेबस में मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हर या तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या 12th बोर्ड की बात करो, या किसी भी सीईटी की बात करो, नीट की बात करो, जेईई मेन की बात करो, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक का अच्छा खासा वेटेज होता है। और अगर मैं बोलूँ तो अगर जेईई एडवांस के लिए अगर सुनते होगे आप लोग, जो बच्चे इंजीनियरिंग सेक्शन के हैं, तो वहाँ पे एडवांस में तो 60% सिलेबस ऑर्गेनिक ही होता है। चीज़ें याद रखनी पड़ती है, लोग बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिक के रिएक्शन याद होने पड़ते हैं। आप बस समझते रहो, वन बाय वन आप कॉन्सेप्ट सीखते रहो। मैं आपको याद, एक दिन आप खुद देखना कि आपको कोई भी रिएक्शन याद करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मैं फिर से बोलता हूँ, आपको कोई भी रिएक्शन याद करने की जरूरत फिर से कहीं से नहीं पड़ेगी। ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए 4 टॉपिक का पढ़ा होना जरूरी होता है। मैं आपको शॉर्ट समरी दे देता हूँ, इसलिए जो लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करना चाहते हो, उससे पहले 11th के 4 टॉपिक आप रिवाइज कर लो, या अदरवाइज मेरे ही लेक्चर को आप देख लो। अगर 4 टॉपिक आपका कंप्लीट है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसमें फिजिकल से अगर मैं बात करूं तो आपका मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपका काफी अच्छा होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग, और दूसरा अगर बात करूं तो पीरियोडिक टेबल। ये चारों टॉपिक 11th इनिशियल टॉपिक है, 11th इनिशियल टॉपिक है, हर लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें ये दोनों न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये दोनों इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। कई लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी ये पार्ट ऑफ एटॉमिक, ये पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर ये टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है तो आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली इस मोल में क्या होता है, मोल क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एनालिसिस करना, मोल मोल एनालिसिस करना, ये सब पार्ट आएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या पार्ट आएगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट में हम लोग देखते हैं ड्यूअल नेचर, एटम का बोर्ड तक पार्टिकल नेचर देखते हैं, डी ब्रोगली के बाद एटम का बेफ नेचर हम लोग देखते हैं। फिर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक को समझने के लिए ऑर्बिटल से फैमिलियर होना काफी जरूरत है। बॉन्डिंग की हम लोग बात इसलिए करते हैं कि बॉन्डिंग में आप वीवीटी पढ़ते हो, ओवरलैपिंग कैसे होते हैं, किस ओवरलैपिंग से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, किस ओवरलैपिंग से बॉन्ड वीकर होगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इफेक्टर, कितने फॉर्मल चार्ज है, कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, ये सब कॉन्सेप्ट के लिए क्या आपको चाहिए होता है, केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे ग्रुप नंबर वाइज कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी क्या है, पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कोई भी बच्चे अगर आप 11th स्टडिंग हो, 12th स्टडिंग हो, या 13 के स्टूडेंट हो, अगर आप ऑर्गेनिक समझना चाहते हो तो प्लीज पहले इस 4 टॉपिक को एक बार आप रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी से भी गो थ्रू कर लो, उसके कॉन्सेप्ट जो भी हैं अपने टीचर से डिस्कस कर लो, अदरवाइज आप लेक्चर मेरे अवेलेबल होंगे, आप इसको फॉरवर्ड कर लो। तो अगर ये 4 टॉपिक क्लियर है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं ऑर्गेनिक के सिलेबस की बात करूं, हम लोग कौन कौन से चैप्टर इसमें कवर करेंगे, तो मैं सबसे पहले आपको बोल दूं, 11th में आपको एक टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड जो चैप्टर होगा आपका हाइड्रो कार्बन।
हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये टॉपिक आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है। और जो नेक्स्ट पढ़ना है वो एरोमेटिक कंपाउंड। ये जो दोनों बेसिक टॉपिक है बेटा, ये दोनों आपको 11th के सिलेबस में मिलेंगे। ये दोनों टॉपिक जो है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपको, ये द पार्ट ऑफ 11th सिलेबस। जो 12th सिलेबस का पार्ट होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूं आगे इसमें, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हेलोजन डेरिवेटिव, कई सारे बुक में इस चैप्टर का नाम होगा अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। मैं लिख देता हूं वो भी नाम। अल्काइल एंड एराइल हैलाइड। फोर्थ में जो होगा बेटा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। फिफ्थ में जो होगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें आपका आएगा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसी में हम लोग पढ़ेंगे एसिड। एसिड नहीं लिख करके मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देता हूं। एंड इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। सिक्स्थ में जो हम लोग पढ़ेंगे वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमाइन पढ़ेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अमाइंस भी बोलते हैं। जो सेवेंथ है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बाद पॉलीमर। जो 8 हम लोग पढ़ेंगे दैट इज योर बायोमोलिक्यूल। क्लियर। और अगर 9th में एक में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दे दूं तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। टोटल ये 9 टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं, जो आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड। आप आईयूपीएक नोमेनक्लेचर 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होगे, तो आप ये सब फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाइज लिखूं आपको, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आप जानते होंगे, फेमिलियर होंगे। अल्कीन की बात करूं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप फेमिलियर होंगे। अल्काइन की बात करूं बच्चों तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फेमिलियर होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता है हकल्स रूल, जैसे बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन एंड बेंजीन इट्स डेरिवेटिव। जब भी बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव की बात होती है, डेरिवेटिव मतलब वो कंपाउंड जो बेंजीन से ही बने हुए हो। फिर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आ गया हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव मतलब फंक्शनल ग्रुप आप जानते हो, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा इसको X से रिप्रेजेंट करते हैं। ये X किसको रिप्रेजेंट करता है? हेलोजन। इसलिए मैंने कहा था इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल लगेगा। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? इट कैन बी अदर फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आपके हैलोजन एटम है। फिर आपको पता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की बात करोगे तो अल्कोहल के लिए अगर मैं बात कर दूं तो अल्कोहल के लिए क्या होता है OH। आपको पता है फिनॉल एक एरोमेटिक अल्कोहल है, तो इसके लिए अगर मैं लिखूं तो इसके लिए है जो आएगा, मैं यहां लिख देता हूं फिनॉल के लिए, यहां भी फंक्शनल ग्रुप है लेकिन ये एरोमेटिक अल्कोहल है। और एरोमेटिक अल्कोहल की हम लोग देखेंगे ड्रास्टिकली इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ये कई एसिड के कंपेरेटिव में उससे ज़्यादा होती है। अल्कोहल से तो बहुत ज़्यादा होगी ही होगी लेकिन कहीं एसिड से भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको अलग से पढ़ते हैं। और ईथर आप जानते हो ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे होता है, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। क्लियर। फिर अगर मैं बात करूं कार्बोनिल कंपाउंड, आप सुन लो कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं, वैसे कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O लिंकेज होता है, वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड लिंकेज होता है और इधर कोई भी दो ग्रुप हो सकते हैं। अगर आप अल्डिहाइड की बात करोगे तो ये RC डबल बॉन्ड OH, एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप। कीटोन की बात करोगे तो कीटोन C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। इट कैन बी आइदर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे तो RC डबल बॉन्ड O OH, इसको क्या बोलते हैं एसिड। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, मतलब क्या हो गया कि अगर RC डबल बॉन्ड O OH के अगर ये ग्रुप किसी अदर ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, लाइक ये OR हो जाए, OH की जगह पे अगर OR हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे ईस्टर। आपने पढ़ा होगा RC डबल बॉन्ड O OR। अगर इसकी जगह अगर X हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड, RC डबल बॉन्ड O X। अगर इसके जगह NH2 हो जाए, किसके जगह OH की जगह अगर NH2 हो जाए तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं अमाइड। क्लियर। और भी हो सकते हैं, अगर मैं यहां लिख दूं अगर इसके जगह RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड OR ये ग्रुप आ जाए, इसको बोलते हैं एसिड एंड हाइड्राइड, इसको बोलते हैं अपन एसिड एंड हाइड्राइड। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं एक शॉर्ट में समरी जैसा आपको चाहता हूं कि पूरे ऑर्गेनिक ओवरलुक माइंड में जाए। फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आपको पता है RNH2, जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं उसको क्या बोलते हैं अमाइन। इट कैन बी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। फिर काफी अच्छे क्वेश्चन भी है एग्जाम में आते हैं कि कौन से अमाइन ज्यादा बेसिक है, एक्वस मीडियम में कौन सा होगा, गैसियस मीडियम में कौन सा होगा। फिर आप पॉलीमर में जानते हो कई सारे मोनोमर, n नंबर ऑफ मोनोमर पॉलीमराइज होकर के एक पॉलीमर देते हैं, यही आपका क्या है पॉलीमर। बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग बायोमोलिक्यूल में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आप जो जानते हो DNA RNA वो पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में इसमें हम लोग कुछ ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ये आपके अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक सिलेबस ये आपका ऑर्गेनिक का मैप है। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक सिलेबस ये आपके ऑर्गेनिक का मैप है। और बुक में चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, या तो कोई स्टेट बोर्ड की बुक हो या तो CBSE NCERT जिसपे बेस्ट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, और बोर्ड की बुक जिसपे आपका CET एग्जामिनेशन होगा या 12 बोर्ड होंगे, उसमें हर चैप्टर आपको इसी फॉर्मेट में दिए हुए रहेंगे। हर चैप्टर आपको इसी फॉर्मेट में दिए रहेंगे। किसी भी एक चैप्टर को आप पढ़ोगे, किसी भी एक चैप्टर, मान लो जैसे आपने कार्बोनिल कंपाउंड देखा तो इनिशियली इस कार्बोनिल कंपाउंड में इस फंक्शनल ग्रुप, जैसे इसको कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, C डबल बॉन्ड, एक तरफ R होंगे एक तरफ H तो एल्डिहाइड, ये जनरल इंट्रोडक्शन होंगे। फिर उसके बाद हर चैप्टर में इसकी बात की जाती है कि आयुपेक नेम की और कॉमन नेम की।
फिर उसके बाद उस आयुपेक नेम पहले हम सीखते हैं, उसका ट्राइबल नेम जिसी को कॉमन नेम बोलते हैं, आयुपेक नॉमेनक्लेचर सीखते हैं। फिर कुछ कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम भी आयुपेक से एक्सपेक्टेड होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं आइसोमेरिज्म। एक ही कंपाउंड अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, केमिकल फार्मूला हो, फंक्शनल ग्रुप हो, वो आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। मतलब एक ही कंपाउंड अलग अलग प्रॉपर्टी शो करे, बेसिकली उसी को आइसोमेरिज्म देखते हैं। फिर उस कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। फिर उस कंपाउंड को कैसे किस किस कंपाउंड से बनाया जा सकता है, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं। उसमें काफी रिएक्शन भी आते हैं। फिर उस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट कैसी है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा है, सॉल्युबिलिटी कैसा है, स्टेबिलिटी कैसा है, ऑल दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं कि वो कंपाउंड किससे रिएक्ट करके क्या बनाता है वो कंपाउंड किससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, दीज आर केमिकल प्रॉपर्टी। फिर चैप्टर के लास्ट में हम लोग उसका यूज देखते हैं कि जो कंपाउंड हम बना लिए उसका यूज क्या क्या है, प्रैक्टिकल यूज क्या है, इंडस्ट्रियल यूज क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। एक बार मैं फिर से आपको बोलता हूँ, किसी भी चैप्टर में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को देखोगे तो इनिशियली उस चैप्टर का बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप वाइज हम लोग कंपाउंड को पढ़ते हैं। जिस चैप्टर में आप कंपाउंड को देखोगे पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, फिर बात आती है आयुपेक नॉमेनक्लेचर की, उस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, आयुपेक नेम क्या है, क्लियर। फिर हम लोग देखते हैं आइसोमेरिज्म। हर चैप्टर में आपको ये मिलेगा। अगर आप अल्कोहल फिनॉल देखोगे तो वहाँ पे उसका आइसोमेरिज्म होगा, वहाँ पे उसका आयुपेक नॉमेनक्लेचर होगा। फिर उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके इंपॉर्टेंस और यूज होंगे। हम लोग जो ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, इस ऑर्गेनिक को समझने के लिए हम लोग इसको इसी फॉर्मेट में तो कंप्लीट करेंगे ही, बट इससे पहले हम लोग देखेंगे कुछ अपने मापदंड जो हम लोग किस बेसिस पे कंप्लीट करेंगे। दो चीज हो सकती है, या तो इस टॉपिक को इस चैप्टर वाइज जैसे आपका बोर्ड सिलेबस में दिया हुआ है हम लोग वैसे कंप्लीट करें, या कोई क्या इजीएस्ट वे है जहां पे हम लोग कंप्लीट किया जा सकता है तो हम लोग उस इजीएस्ट फॉर्मेट को ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा इनिशियली आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा लेकिन ये टाइम सेवर होगा। मैं फिर बोलता हूं, आपको लगेगा कि इनिशियली हम लोग आयुपेक नॉमेनक्लेचर एक साथ ही क्यों पूरा पढ़ रहे हैं, क्यों हर फंक्शनल ग्रुप का आइसोमेरिज्म एक साथ पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि लेंदी जा रहा है, टाइम टेकिंग है। लेकिन मैं फिर बोलता हूं बच्चे, मार्क माय वर्ड, ये आपका टाइम सेविंग है। बेसिकली होता क्या है, ऑर्गेनिक आप कई लोग जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं एक बार, जो 13 के बच्चे होंगे, जो 12 के बच्चे होंगे, चैप्टर तो हम कंप्लीट कर लेते हैं टीचर के पढ़ाने पे, जब क्वेश्चन की बारी आती है तो क्वेश्चन हिट नहीं होता है। तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, अपना पर्पस क्या है इस स्टडी का, तो उसी फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ कि जब मैं कंप्लीट करूँ ना तो मैं ये सुनूं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, या तो फिजिकली आप मुझे बताओ या जिस माध्यम से आप लेक्चर सुने आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर आपने कहा था कि न्यूमेरिकल आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, रिएक्शन की मुझे प्रोडक्ट में प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, रिएजेंट समझ पा रहा हूँ, मैं आंसर कर पा रहा हूँ, ये एबिलिटी ये स्किल आप में डेवलप हो। तो इसी को मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप लोग पढ़ाते हैं मैं भी उसी फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ। आइए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। हम लोग इस फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कि जो अपना सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक, ये सिलेबस स्टार्ट कहाँ से हुई, हम लोग उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फिर हम लोग जब एलिमेंट को क्लासिफाई कर लेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे आयुपेक नॉमेनक्लेचर, आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप का आयुपेक नॉमेनक्लेचर एक ही साथ देख लेंगे, ठीक है। जब ये हो जाएगा बेटा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। जितने भी हर चैप्टर वाइज आपको आइसोमेरिज्म मिलेंगे, हम एक ही बार, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो चाहे स्टीरियो हो, आइसोमेरिज्म में जब आप बोर्ड की बुक पढ़ते होगे तो 11th में आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है,
और स्टीरियो जो आइसोमर्स है वो 12 के हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में आपका दिया हुआ है, जहां पे SN1 SN2 रिएक्शन 2 आप सुनते होंगे। तो हम लोग एक साथ ही स्ट्रक्चरल हो, कन्फॉर्मेशनल हो, कॉन्फ़िगरेशनल हो या स्टीरियो सब हम लोग एक साथ यहीं पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम लोग बोलते हैं इसको GOC। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग के एनालिसिस पे इस पार्ट को हम लोग करते हैं। और ऑर्गेनिक में जितने भी ऑर्डर वाले क्वेश्चन बनते हैं, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, कौन पोलर प्रोटिक है, इस सारे पार्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले होते हैं। क्लियर? GOC हम लोग देखेंगे। GOC जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो GOC हम लोग बेसिकली दो पार्ट में पढ़ते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग कंजुगेशन पे बेस्ट एप्लीकेशन देखते हैं, और उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे अगर आप अपने बोर्ड की बुक को देखो तो बहुत कम रिएक्शन के मैकेनिज्म गिवन है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप 11th में आओगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के मैकेनिज्म गिवन होते हैं। 12th में आओगे तो SN1 SN2 के मैकेनिज्म गिवन होते हैं। आगे आओगे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टरिफिकेशन के मैकेनिज्म गिवन है। उसके बाद आप आओगे तो अल्डोल और कैनिजारो के मैकेनिज्म गिवन है। तो बहुत लिमिटेड रिएक्शन है, अगर पूरे बोर्ड की बुक में देखोगे तो 7 से 8 रिएक्शन की मैकेनिज्म गिवन होते हैं। क्लियर है? लेकिन हर रिएक्शन का अपना एक मैकेनिज्म होता है, ये मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में बताता हूँ, और मैकेनिज्म ही बताता है कि ये रिएक्शन किस पाथ को फॉलो करता है। फिर उसका ऑर्डर, मोलिकुलरिटी, ये सब हम लोग निकालते हैं। हाँ या ना? कौन से रिएक्शन स्पीड पे कंट्रोल बेस्ड होते हैं, कौन से रिएक्शन स्टेबिलिटी से गवर्न होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, कौन से रिएक्शन है जो रेट से गवर्न होते हैं, कौन से स्टेबिलिटी से गवर्न होते हैं, तो हम लोग देखेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है? उसके बाद आप लोग जो लोग बोर्ड दे चुके हैं तो आप लोग सुनते होंगे बोर्ड के लिए कुछ नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या बोर्ड के लिए कुछ नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं? तो रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद हम लोग कुछ यहीं पे कुछ नेम रिएक्शन देखेंगे। हम लोग कुछ नेम रिएक्शन देखेंगे कि कौन कौन से नेम रिएक्शन आपको बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आप उस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना सीख जाओ कि नेम रिएक्शन के वाइज। क्लियर? उसके बाद जब नेम रिएक्शन के बाद आओगे तो हम लोग देखते हैं रिएजेंट, सीरीज ऑफ रिएजेंट। सीरीज ऑफ रिएजेंट। डिफरेंस क्या होता है ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए कि जब मैं आपको यहाँ ऑर्गेनिक क्लासरूम में सिखाता हूँ, या कोई भी टीचर जब क्लासरूम में सिखा रहे होते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, रिएक्शन का नाम पहले डालते हैं। जैसे ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, कैनिजारो रिएक्शन, अल्डोल रिएक्शन, SN1 SN2 रिएक्शन। तो आपको पता होता है इस रिएक्शन में ये काम करना होता है। लेकिन अगर आपको समझो कोई भी बोर्ड में एक रिएक्शन आ जाए, मतलब समझो बोर्ड में हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए, फिल इन दी ब्लैंक में आ जाए, तो वहाँ पे व्हाट हैपेंड व्हेन देते हैं या कन्वर्जन देते हैं, इसको इससे कैसे बनाओगे, या आपको प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने के लिए देते हैं। लाइक समझो ये केमिकल रिएक्शन आपको दे दिए, आप घबराना मत। क्लियर? साथ में ये दे दिए आप। और यहां पे आपको दे दिए AlCl3 H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऑर्गेनिक के रिएक्शन इसी टाइप से होते हैं। और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है। नीचे 4 ऑप्शन आपको गिवन होते हैं, उस 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना होता है। जनरली आप देखना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे आप नीट ले लो, JEE मेन ले लो, CET ले लो, तो
इसमें आपको इसी टाइप से प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने होते हैं। अगर आपके 9th 10th में भी अगर केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे तो ये जो एक एरो है इट रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन का सिंबल है। केमिकल रिएक्शन के जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चे? सबस्ट्रेट। जो रिएक्शन पे गिवन होते हैं ना दैट इज रिएजेंट। दैट इज रिएजेंट। इसलिए मैं सीरीज ऑफ रिएजेंट पढ़ाता हूं। आप कई लोग पढ़ भी चुके होंगे, किसी क्लास में पढ़े होंगे, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे, या तो ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़े होंगे, या तो आप ऐसे ही देख लो, आप कई सारे फ्री लेक्चर में देखते होंगे। सीरीज ऑफ रिएजेंट कोई नहीं पढ़ाते हैं अलग से। मैं फिर से बोलता हूं, आप किसी का पूरा कंप्लीट लेक्चर भी परचेज करके देख लो, सीरीज ऑफ रिएजेंट कोई नहीं पढ़ाते। हाँ, ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन में हम काम करेंगे। नेम रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन में हम ये काम को करेंगे ही। कई सारे रिएजेंट आएंगे वहां पे, लेकिन रिएजेंट अलग से कोई नहीं पढ़ाते हैं। रिएजेंट अलग से पढ़ने का मतलब है कभी भी AlCl3 है ना, तुम देख के ही समझ लेंगे कि ये इसका क्या यूज है, ये पहले इससे रिएक्ट करेगा या पहले इससे रिएक्ट करेगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। ये पहले इससे रिएक्ट करेगा या इससे रिएक्ट करेगा। ये H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, व्हाट डज इट मीन? H+ मतलब ये किसी एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पहले AlCl3 ये लेविस एसिड है, इससे रिएक्शन कराएंगे, फिर जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका सेकेंड स्टेप में हम लोग एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे। इसका ये मतलब हुआ, ये यहीं पे हम लोग सीरीज ऑफ रिएजेंट में पढ़ेंगे। ओके, इतने होने के बाद आप काफी कुछ ऑर्गेनिक में मोर देन 70% आप सीख चुके होंगे किसी चीज को पढ़ने के लिए। और अगर मैं बोलूं क्या यहाँ तक पढ़ने के बाद सर ऑर्गेनिक कंप्लीट, मैं कह सकता हूं मेरे तरफ से 80% तो कंप्लीट हो गया। हाँ, फिर बचेगा क्या? आपका बोर्ड सिलेबस चैप्टर वाइज पढ़ाना। तो उसके बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा चैप्टर। चैप्टर जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जिसको मैं एक ही साथ लिख देता हूं, हाइड्रोकार्बन, यहां पे पढ़ा दूंगा चैप्टर में पहला। दूसरा आपको पढ़ा दूंगा मैं हेलोजन डेरिवेटिव, तीसरा आपको मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर में हेलोजन डेरिवेटिव के साथ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। चौथा आपको मैं पढ़ा दूंगा अल्डिहाइड, कीटोन, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिफ्थ में मैं आपको पढ़ाऊंगा अमाइन एंड इट्स डेरिवेटिव। और लास्ट में 2 चैप्टर पॉलीमर और बायोमॉलिक्यूल। पॉलीमर एंड बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है मैं यहीं पे पढ़ा दूंगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये अपना हम लोग इस वे में ऑर्गेनिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ, ये दोनों बेसिकली एक ही चैप्टर होगा जो आज के टॉपिक में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, वर्ड ऑर्गेनिक कहाँ से आया, फिर ऑर्गेनिक को डिफाइन कैसे करते हैं, फिर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गए, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक से तो कई ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। ये अपने ही एटम से लॉन्ग चेन बना लेता है, जिस वजह से मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फिर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको फंक्शनल ग्रुप वाइज आयुपेक नोमेनक्लेचर करना। साथ में इसका हम लोग आयुपेक नाम के साथ कॉमन नेम भी देखेंगे। कॉमन नेम भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके आइसोमेरिज्म, कंप्लीट आइसोमेरिज्म कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद ऑर्गेनिक का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है।
क्लियर है। सेकेंड पार्ट में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन पार्ट करते हैं। जीओसी, नेम रिएक्शन। अगर नेम रिएक्शन को नहीं भी लोगे तो फिर 4 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट अप टू आइसोमेरिज्म 30% सिलेबस कंप्लीट। जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म करने के बाद, जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म करने के बाद 50 to 55% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फिर नेम रिएक्शन रिएजेंट अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपका अप टू 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और रेस्ट 20% में मैं आपको चैप्टर पढ़ा दूंगा हाइड्रोकार्बन, जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हेलोजन डेरिवेटिव जिसमें अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। फिर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, अल्डिहाइड कीटोन हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। और उसके बाद एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव उसी चैप्टर में आपके बुक में गिवन है, हम लोग उसको एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन ये एक अलग टॉपिक होगा, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव वो एक अलग टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, एसिड हैलाइड पढ़ेंगे, अमाइड पढ़ेंगे, ईस्टर पढ़ेंगे, एनहाइड्राइड पढ़ेंगे। ये 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें हम लोग अमाइन पढ़ते हैं, और यहीं पे आकर के हम लोग कार्बिन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, कार्बिन इंटरमीडिएट वाइज। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल, दैट्स इट योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अपना एक मैप चार्ट था जिसपे मैं आपको काम कराने की कोशिश कर रहा था। ये करने के बाद आप कभी भी इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप मेरा जो प्लान चार्ट है वो आपको समझ में आएगा। अगर ऑलमोस्ट लेक्चर की बात करोगे तो टोटल ऑलमोस्ट 70 to 75 लेक्चर इसको कंप्लीट करने में लगेंगे, जो आपका काफी प्योर पार्ट होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को हिट करने के लिए। और इतने में आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत स्मूथली कॉन्फिडेंस से आप सॉल्व कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज है कि आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को हिट करने की कैपेसिटी बिल्डअप होगी। बेसिकली होता क्या है बच्चों कि अब तक जो बोर्ड के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं ना उसमें जो पढ़ते हैं एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आते हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं, बट कोई भी बोर्ड पे अब आगे कोई सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बेसिकली होता क्या है कि हम टीचर कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कराते हैं। तो इससे आप में ये एबिलिटी डेवलप होती है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी बिल्डअप हो जाती है, आप उस क्वेश्चन को सोच पाते हो। जो भी थिंकिंग एबिलिटी होती है ना वो बढ़ती है। तो थिंकिंग एबिलिटी बढ़ने से होती क्या है कि कंपटीशन में तो आपको हमेशा अनसीन क्वेश्चन मिलेंगे, बोर्ड में हमेशा वही क्वेश्चन मिलते हैं जो आप प्रैक्टिस करते हैं, पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अनसीन क्वेश्चन, नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप न्यू क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ। तो यही कंपटीशन में डिफरेंस होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस सबको आप लिख लो। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बताइए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ने देखा, किसने, सॉरी, सिलेबस का मैप देखा, सिलेबस मैप कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम लोग पहला नींव रख रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही पढ़ते हो। यही मैंने लिखा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, तो ये 9th-10th की बातें हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये 9th-10th की बातें हैं। जो बच्चे स्टेट बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से होंगे, उनके बुक में जनरली ये बात नहीं गिवन है। हाँ, साइंटिस्ट के नेम जरूर गिवन है, लेकिन अगर जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो उनके 10th स्टैंडर्ड में ही ये चीज गिवन है। अब ध्यान से देख लो क्या गिवन है। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनिशियली कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। इनिशियली कंपाउंड, जितने भी नॉन कंपाउंड थे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक को नाम दिया ऑर्गेनिक, दूसरे को नाम दिया इनऑर्गेनिक। ध्यान से देखना, मैं शॉर्ट में लिखता हूं। इनिशियली जितने भी कंपाउंड हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। एक को अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक एंड सेकेंड को अपन बोलते थे इनऑर्गेनिक। तो ये क्लासिफिकेशन कोई ना कोई, अगर कभी भी क्लासिफिकेशन होती है ना, तो क्लासिफिकेशन की नीड कब पड़ती है, तो किसी न किसी बेसिस में ही पड़ती है। तो ये कंपाउंड को जो क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये उनके सोर्स पे डिफाइन किया गया था। जितने भी कंपाउंड अर्थ क्रस्ट से मिल रहे थे, कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, ये कहां से मिल रहे थे, डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट।
जितने भी कंपाउंड अर्थ क्रस्ट से मिल रहे थे लोगों ने उनको क्या नाम दिया, इनऑर्गेनिक। और जितने भी कंपाउंड, ऐसे लिखा गया था इनिशियली कि कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, मतलब एनी इनऑर्गेनिक मटेरियल। अर्थ क्रस्ट के बगल में मैं लिख देता हूं एनी इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, इनऑर्गेनिक। एंड एनी कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक मटेरियल, डिराइव्ड फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक मटेरियल, लाइक मैं लिख भी देता हूं, लाइक डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उसको नाम हम लोग बोलते थे ऑर्गेनिक। इनिशियली दो ही चीज मैंने बताया कि जितने भी नॉन कंपाउंड थे उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक को अपन बोले ऑर्गेनिक, दूसरे को बोलते इनऑर्गेनिक। All inorganic compounds are derived from any inorganic material which is obtained from earth crust, and organic compound which is derived from any organic material like dead remains of plant and animals, dead remains of plant and animals, that is any organic substance, जैसे उसको क्या organic ये सब जो बात है ना बेटा वो 18th सेंचुरी की है, 18th सेंचुरी की। अभी हम लोग 21 सेंचुरी में, ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा सा एडवांस है, ये थोड़ा सा पहले की बात थी। यहाँ पे एक नाम आई थी बर्जिलियस, बर्जिलियस पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ड दिया, टर्म दिया ऑर्गेनिक। Berzelius was the first scientist who named the terms organic. इन्होंने क्या दिया, नेम ऑर्गेनिक। इस बर्जिलियस के इस टर्म्स को हम आज भी फॉलो करते हैं, और बर्जिलियस ने इसके साथ एक थ्योरी दी थी अपनी उस टाइम में, इसको हम लोग बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। थोड़ा एक कहानी जैसा है बेटा, सुनना आपको काफी मजा आएगा। बर्जिलियस पहले वो लोग थे, पहले वो साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने नाम दिया था ऑर्गेनिक, और इनकी एक थ्योरी भी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। 18th सेंचुरी की केमिस्ट्री में सबसे नोन और पॉपुलर थ्योरी थी वाइटल फील्ड थ्योरी। तो सोचो इस थ्योरी में कुछ ना कुछ तो एक यूनिकनेस होगा ना। तो बर्जिलियस ने क्या कहा था, उन्होंने कि किसी भी, ये बात तो लोगों को पहले से पता थी कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो किसी ऑर्गेनिक मटेरियल से ही बनेगा, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो इन्होंने क्या कहा अपनी इस थ्योरी में कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए एक वाइटल फोर्स, एक फोर्स की जरूरत होती है, और वो जो फोर्स है ना वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही अवेलेबल है। यहां तक इनकी बात सही थी और आज भी ये बात सही है, मैं मानता हूं। जब आप बायो में इवोल्यूशन पढ़ोगे तो वहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखना कि ऑर्गेनिक मटेरियल से ही लाइफ ओरिजिनेट हुआ था, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ये सबसे। आज भी ये बात सही है। इन्होंने अपने थ्योरी में क्या कहा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए जो इनिशिएटिव फोर्स होते हैं ना वो किसी ऑर्गेनिक मटेरियल में ही होते हैं। लेकिन इनके साथ इन्होंने एक और बात जोड़ दी जो इनकी दुनिया को ही आने वाले टाइम में तबाह कर दी, नष्ट कर दी। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से हम नहीं बना सकते। इन्होंने क्या कहा उसके आगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल से हम लोग नहीं बना सकते, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस लेबोरेटरी में नहीं हो सकता। क्लियर है? अब मैं बोल देता हूं, अब लिखने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है क्योंकि इतना ज्यादा तो अभी इस 11, 12 इंपोर्टेंट है। वाइटल थ्योरी, फोर्स थ्योरी में उन्होंने कहा था फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनी, मैं बोल देता हूं, अगर पॉइंट डिक्टेट करता हूं, लिखना तो लिख लो। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी,
For the synthesis of organic compound, a force required which is present only in organic material, and second point, organic compound cannot be synthesized in laboratory from inorganic material. इस लाइन को मैं लिख देता हूं, organic compound cannot be synthesized in laboratory from inorganic material. Organic compound cannot be synthesized in laboratory from inorganic material. क्लियर है? दो बात इन्होंने कही वर्जिलियस, पहले वो साइंटिस्ट जिन्होंने नेम दिया ऑर्गेनिक, दूसरा इन्होंने वाइटल फोर्स दे दिया। उन्होंने कहा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने के लिए किसी ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल की जरूरत होती है। दूसरा बात इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल इन लेबोरेटरी। ठीक है। कुछ सालों तक इनकी थ्योरी काफी पॉपुलर रही, काफी नोन थे, काफी फेमस थे बर्जिलियस। फिर 19th सेंचुरी 1937 के आसपास में एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे होलर। ये भी एक केमिस्ट्री के भी साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। होलर फ्रेंच के साइंटिस्ट थे। वो केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अमोनियम साइनेट को हीट करने पे NH4CnO, ये कंपाउंड है, कंपाउंड नेम इज अमोनियम साइनेट। इसको जब उन्होंने लेबोरेटरी में हीट किया ना, तो इनसे इनको मिला NH2CONH2, दैट कंपाउंड इज यूरिया। और सबको पता है यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन अमोनियम साइनाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। होलर पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया। अमोनिया इट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो बर्जेलियस की थ्योरी तो फेल हो गई ना। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो बर्जेलियस को जो तमाचा था वो होलर का लगा। फिर कई सारे सीरीज ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक मटेरियल से लैबोरेटरी में, फिर आपने आगे हम लोग ऑर्गेनिक में रिएक्शन भी पढ़ेंगे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इन्होंने एसिड बना दिया, फॉर्मिक एसिड। कई सारे सीरीज ऑफ साइंटिस्ट आए। उसके बाद मेनी सीरीज ऑफ साइंटिस्ट विच सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। तो फिर बर्जिलियस की जो थ्योरी थी ये कोलैप्स कर गई। लिखना है यहाँ पे, देयर आर मेनी सीरीज ऑफ साइंटिस्ट, दे सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। There are many series of scientists, they synthesize organic compound in laboratory. And finally vital force theory collapse. यहां तक तो समझ में आ गई। तो मेरे और आप दोनों के लिए फिर से एक क्वेश्चन मार्क्स आ गया, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग लेके चले थे वो थ्योरी तो फिर 19th सेंचुरी में कोलैप्स कर गई। तो लोगों के लिए फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करें। तो आइए हम लोग इसको आप लिख लो, फिर देखते हैं। तो फिर अपने लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करना।
ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग को क्या, हम लोग ले फिर एक क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कई सारे साइंटिस्ट ने सीरीज ऑफ साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और उस टाइम में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उसमें यह देखा गया कि कार्बन सब में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कार्बन सब में प्रेजेंट है। तो फिर लोगों ने एक डिफिनेशन कई लोगों के मन में आने लगा कि जनरली कार्बन प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग ऑर्गेनिक को क्यों ना डिफाइन कर दे कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज ऑर्गेनिक। लेकिन ये थ्योरी जैसे ही आई वैसे ही निकल गई, बिकॉज कई सारे वैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे जिसमें क्या थे? कार्बन थे। क्लियर? देख मैं लिख देता हूं यहां पे, कार्बन present in all organic compounds. Carbon present in all organic compounds. So carbon containing compound is called carbon containing compound is called ऑर्गेनिक। तो जो कार्बन है वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग क्यों ने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या कह दे? ऑर्गेनिक कह दे। बट many organic compound contain carbon also। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने कैसे डिफाइन किया? देखा गया कि कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होते हैं, तो कार्बन प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट उसी टाइम में देखा गया पैरेलली, जैसे थ्योरी आई वैसे ही चले गए कि मेनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन ऑल्सो। तो कई सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कार्बन होते हैं, चले गए। तो फिर सबसे एक्सेप्टेबल और जो थ्योरी है, जो डिफिनेशन है, जो एक्सेप्टेबल है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, एक्सेप्टेबल हम लोग बोलते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोकार्बन है एंड इट्स डेरिवेटिव hydrocarbon and its derivative is called organic। जो हाइड्रोकार्बन है और जो उससे हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। तो फिर से आपको एक नया वर्ड आ गया, टर्मिनोलॉजी आ गया कि पहले हाइड्रोकार्बन तो डिफाइन कर लो, पहले हाइड्रोकार्बन तो डिफाइन कर लो, क्योंकि ऑर्गेनिक होने के लिए हाइड्रोकार्बन होने चाहिए, और हाइड्रोकार्बन और उससे बना हुआ कंपाउंड क्या होगा? ऑर्गेनिक। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करते हैं कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वैसे कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने होते हैं, वैसे कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। क्लियर?
अगर मैं हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दूं, हाइड्रोकार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन दूं तो ये हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, आगे हम लोग क्लासीफाई करेंगे, बस अभी मैं इतना करके छोड़ दूंगा। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड और दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ये 10th स्टैंडर्ड में भी ये बातें थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। वैसे हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन जो होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वैसे कार्बन जिसमें बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल, तो मल्टीपल में आइदर डबल हो सकते हैं या आइदर ट्रिपल हो सकते हैं। इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल में बात करूं, इसका एग्जांपल होता है अल्केन एंड जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी को पढ़ना ही है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होंगे, एक का एग्जांपल होता है अल्कीन, दूसरे का होता है अल्काइन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n-2। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले आज हम लोग को जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो पहले देखेंगे कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है। क्लियर? क्योंकि हाइड्रोकार्बन बेसिकली है क्या, तो कंपाउंड किससे बने होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन से। हाइड्रोकार्बन मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन खुद कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो मैं क्या कह सकता हूं, ऑल द हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक, जितने भी हाइड्रोकार्बन है दे आर ऑर्गेनिक। एंड वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बने होंगे दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक। आज तो अपना टारगेट ये था ना कि ऑर्गेनिक वर्ड को समझे, तो मैं कह सकता हूं ऑल हाइड्रोकार्बन इज ऑर्गेनिक, all hydrocarbon is organic and compounds made up of, या इसी को made up of को बोल देते हैं derived from, made up of hydrocarbon is also called organic। तो ये वर्ड तो समझ में आ गया कि अगर आपको ऑर्गेनिक को समझना है तो हाइड्रोकार्बन को समझना पड़ेगा, और हाइड्रोकार्बन को आप समझना चाहते हो तो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम को समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो हाइड्रोकार्बन पे हम लोग नेक्स्ट बात आगे करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन पे आगे बात हम आगे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे, हम लोग देखेंगे फैमिलियर कितना होंगे, कार्बन का नेचर कैसा है, कार्बन बॉन्ड कैसा बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, तो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप खुद देखो, अगर आप कार्बन एंड हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी समझ लेते हो तो आपको हाइड्रोकार्बन भी इजीली समझ में आ जाएगा, हाँ या ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, मैं हेडिंग डाल देता हूं, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। property of carbon and मैं हेडिंग क्यों डाला, ताकि मैंने कहा ना कि वो ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए 4 टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। तो आपको 2 चीजें समझने पड़ेगी यहाँ पे कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में प्रॉपर्टी, ये बॉन्ड कैसे बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका शेप क्या है। तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। कार्बन आपको पता है रिप्रेजेंटेशन C6 and 12, इसके आइसोटोप भी होते हैं, सब यूज होंगे बेटा। कार्बन C6 and 14, दीज आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12, H13, आप जानते होंगे।
एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, तो 12 माइनस 6 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, यही आप 10th स्टैंडर्ड में होंगे तो 2,4 लिखते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखे तो ऑर्बिटल डायग्राम के साथ लिखे। तो ये हम लोग विथ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 4, तो यही 2,4। सिमिलरली हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 1, प्रोटॉन 0, न्यूट्रॉन 0, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 1। हाइड्रोजन एकलौता एक वैसा एलिमेंट है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि कौन सा एक पीरियोडिक टेबल एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हम लोग यहीं से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप थोड़ा जिन लोगों को लगे तो केमिकल बॉन्डिंग में इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या कहते हैं, कैसे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कैसे पाई बॉन्ड बनते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बनते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं। एक्सियल मतलब जिसको हेड टू हेड बोलते हैं, लेटरल जिसको साइड वाइज बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बनाते हैं, हेड ऑन कोलिजन से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कब कौन वीबीटी क्या कहता है, आप ये सब चीज़ को देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज के लेक्चर में ज़्यादा हम लोग सिलेबस पे आए नहीं, एक आउटमैप देख रहे थे। फर्स्ट लेक्चर था कि ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ने वाले, एटलीस्ट आपको पता तो रहे, मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये भी पता रहे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन की क्या यूनिक प्रॉपर्टी है जो ऑर्गेनिक में इतने वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनते हैं। फिर हम लोग इसी पे आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन का रिप्रेजेंटेशन, फिर कैसे बात करते हैं। ओके, तो आज के लिए यहीं तक। लेक्चर आप ध्यान से सुनना, लेक्चर सुनना और साथ में नोट्स बनाना बेटा। मैं फिर से बोलता हूँ, कई लेक्चर में रिपीट करूंगा, जहां आपको लगता है मेरा स्पीड फास्ट हो रहा है, आप वीडियो को पॉज करें, नोट्स कंप्लीट बनाएं। नोट्स बनाना टाइम टेकिंग तो है, बट वही आप टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।